नमस्कार साथियों। आज हम आपकी एक क्लास बची हुई थी, आखिरी 1 घंटे की कक्षा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक दो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। गणित शास्त्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो गणित का अर्थ क्या है, इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, इस क्लास में हम पढ़ेंगे। इसकी प्रकृति, नेचर क्या है इसकी, और गणित में तार्किकता का मतलब क्या है, संप्रत्यय का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। एक टॉपिक और है जो अभी तक आपके हुआ नहीं है या फिर उसके नोट्स आप तक नहीं पहुंचे होंगे, वो है भारतीय गणितज्ञों का योगदान। भारतीय गणितज्ञ, तो ये लगभग 2 पेज के नोट्स हैं, अभी इसी के साथ अपलोड कर दिए जाएंगे। इसमें ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। इस क्लास में कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इम्पोर्टेंट है, एक दो प्रश्न यहाँ से पूछते भी हैं। और वैसे भी आप लोग जो गणित से हैं, एक आखिरी चर्चा भी कर लेते हैं हम, 10-15 मिनट की, ज़्यादा नहीं। मैथमेटिक्स में इस बार संभावना बहुत ज़्यादा है आप लोगों के सिलेक्शंस की, जो ईमानदारी से तैयारी कर रहा है। बशर्ते आपने अब अगले जो 15-20 दिन आपके बचे हुए हैं, 16 दिन बचे हुए हैं मुश्किल से, तो 16 दिन में अपने आप को किस प्रकार से बना के रखा है इस कंपटीशन में। उसमें एक बड़ी भूमिका आपके शिक्षा शास्त्र की हो सकती है। बाकी सभी क्लासेज आप पढ़ चुके हैं, बट जो ये एक दो घंटे की ये क्लास और है, इसको भी आप अच्छे से देख लें। बाकी आप ये देखें कि 20 में से 16-17 से कम प्रश्न यहाँ से सही नहीं होना चाहिए। कम से कम 16-17 प्रश्न यहाँ से ठीक हो आपके, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से जो बन सकते हैं, संभावित जितने भी प्रश्न हैं, हालांकि मोटे मोटे रूप से आपकी टेस्ट सीरीज में हमने दे दिए हैं। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को एक बार फिर से आप सॉल्व करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये समस्या हो सकती है कि सर उसका पीडीएफ नहीं है, तो पीडीएफ वाला अंत में हम एक साथ करके आपके इन सभी क्वेश्चंस को एक पीडीएफ आपके डाल देंगे, जो सभी टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। उससे आप एक बार अपना अंतिम समय में ये देखें कि कौन से प्रश्न मेरे गलत हो रहे थे और वो गलत नहीं होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ का रहेगा। 40% मार्क्स यदि आप कवर करते हैं और जीके आपका थोड़ा सा ठीक है, तो इस बार पूरी संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि इससे अच्छा मौका ये कभी नहीं बनेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक है, तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का नंबर जो है वो निश्चित रूप से कम है जो पहले हुआ करता था उससे। तो चलिए अब हम आज की इस कक्षा पे चर्चा करते हैं। गणित की अर्थ क्या है, प्रकृति कैसी है, इसमें तार्किकता का मतलब क्या है। सबसे पहले मैथ्स आई कहाँ से है, तो मैथ्स को लेके, गणित को लेके, उत्पत्ति को लेके ये बात आपसे की जा सकती है एग्जाम में। गणित शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। अब यहाँ से 2-3 कन्फ्यूजन आपके रहते हैं। कहीं आप पढ़ते हैं सर मैथेमा है, कहीं आप पढ़ते हैं सर मैथेनीन है, और कहीं मैथमेटिकोस पढ़ते हैं। तो बात एक ही है, यदि मैथेमा है तो भी आंसर है, यदि मैथेनीन है तो भी आपका आंसर है, और यदि मैथमेटिकोस है तो भी आपका आंसर है। कारण क्या है कि ग्रीक भाषा में सबसे पहले मैथेमा जो है वो इसका नाउन फॉर्म है, वर्ब में इसको मैथेनीन कहते हैं, और एडजेक्टिव फॉर्म जो है इसका मैथमेटिकोस है। प्रश्न यही बनेगा कि गणित शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ग्रीक शब्द से हुई है। और ग्रीक शब्द 3 प्रकार के हैं, मैथेमा, मैथेनीन और मैथमेटिकोस। मैथेमा यानी कि ये नाउन, मैथेनीन यानी कि वर्ब, और मैथमेटिकोस एक एडजेक्टिव फॉर्म है। यहाँ से ये लैटिन में गया, लैटिन में इसको मैथमेटिका बोला गया। लैटिन से ये ओल्ड फ्रेंच में गया जहाँ मैथमेटिक्यू बोला गया, और वहाँ से ये अंग्रेजों के पास गया। इंग्लिश ब्रिटेन में इसको मैथमेटिक बोला गया, और मैथमेटिक्स से लेटर टाइम में इसको मैथमेटिक्स के नाम से जाना गया। वर्तमान में हम सभी इसको मैथमेटिक्स बोलते हैं। ये मैथ शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में है, एटाइमोलॉजी है इसकी। अब ये गणित है क्या, किसका विज्ञान है? गणित आपको पता है सबको कि संख्याओं का विज्ञान है, स्थान का विज्ञान है। इसके अंदर हम नंबर्स की बात करते हैं। गणित के अंदर हम अलग अलग स्थानों की बात करते हैं कि उसका प्रतिरूप कैसा होता है, उस स्थान का क्षेत्रफल, उसका आयतन, तो उनके ऊपर चर्चा करते हैं। गणित में जब आयतन की चर्चा करेंगे, क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे, तो मापन और परिमाण की बात यहाँ हम करते हैं जनरली। इसके साथ में ये फिगर्स, आकृतियों का विज्ञान है।
आकृतियों का अध्ययन, इसमें समलंब, चतुर्भुज आप करते हैं, आयत वगैरह विभिन्न प्रकार की आकृतियां, और संरचना परिवर्तन यानी कि एक संरचना से दूसरी संरचना में परिवर्तन की बात करते हैं। कैसे? जैसे गोले को आप कहते हैं कि एक गोला है, उसको पिघला के और ये बेलन बना दिया जाए, तो बेलन की वो कितनी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी। तो आज थोड़े गले में दिक्कत है, तो यहाँ पे हम संरचना परिवर्तन की बात करेंगे, स्थान संबंधी प्रतिरूपों की बात करेंगे। ओके, ये गणित के बारे में होगी। गणित क्या है? गणित संख्याओं और स्थान का विज्ञान है, मापन का विज्ञान है, परिमाण का विज्ञान है, आकृतियों का और संख्याओं का अध्ययन है। इसमें संरचना परिवर्तन के संबंध में अध्ययन किया जाता है। अगली बात करते हैं, इसमें कुछ इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। परिभाषाओं से संबंधित एक प्रश्न पूछते हैं। तो गणित में अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, कम से कम 20 वैज्ञानिकों की परिभाषाएं हम पढ़ेंगे। तो ये इतनी याद कैसे रहेगी? याद करने का प्रयास करेंगे हम, कैसे याद रहेंगे तो देखते हैं एक एक करके। कुछ वैज्ञानिकों ने गणित को विज्ञान के रूप में कहा है, वैज्ञानिक शोध के रूप में बोला है। तो हम शुरुआत की जो परिभाषाएं हैं उस सभी में गणित को विज्ञान कहा गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में कुछ ने इसको भाषा के रूप में बोला है, कुछ ने इसको तर्क शक्ति या लॉजिक के ऊपर बात की है। तो 3-4 प्रकार से गणित की परिभाषाओं को डिवाइड किया है। इसी हिसाब से हमें याद करनी है। याद कैसे करनी है वो साथ साथ में करते रहेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की एक सामान्य सी परिभाषा है, जनरल सी परिभाषा है कि गणित मापन, मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है। एक बेसिक सी परिभाषा जो डिक्शनरी में दी जाती है, इसमें कोई ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है। यंग, ये इंपॉर्टेंट है। यंग साहब का कहना है कि गणित जो है वो एक स्तंभ की तरह है। ये स्तंभ जो है वो गणित है, और इस स्तंभ पर पूरी भौतिक सभ्यता टिकी हुई है। भौतिक सभ्यता टिकी हुई है। यदि हमने इस स्तंभ को हटा लिया, जैसे ही हमने इस स्तंभ को हटा लिया, पूरी की पूरी भौतिक सभ्यता नष्ट हो जाएगी। तो यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित को हटा दिया जाए, गणित को हटा दिया जाए, तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निस्संदेह ही नष्ट हो जाएगी। यानी कि यंग साहब ये कहते हैं कि ये भौतिक सभ्यता भंग हो जाएगी यदि हमने इस गणित के स्तंभ को हटा लिया। तो यंग साहब का कहना है भौतिक सभ्यता टिकी हुई किस पे है? गणित पर। गणित नामक स्तंभ पर टिकी हुई है। स्तंभ को हटा लिया तो पूरी सभ्यता भंग हो जाएगी। फिर आए एक कांट। देखो, कांट की परिभाषा को हम थोड़ा अलग तरीके से याद करने का प्रयास करेंगे। याद ही करना है, इन परिभाषाओं को किसी न किसी रूप में आपस में जोड़ के तारतम्यता बिठा के हमें याद करना है, क्योंकि मतलब सबका एक जैसा है, बट वहां पूछी जाएगी कि ये परिभाषा दी किसने है। तो कांट साहब कहते हैं साइंस, नेचुरल साइंस कांट बी ए साइंस विदाउट मैथ्स। प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है जब तक उसका स्वरूप कैसा है? गणितीय है। इसको थोड़ा सा इंग्लिश चेंज करते हैं और इंग्लिश को थोड़ा सा तोड़ते हैं। ए नेचुरल साइंस कांट बी ए साइंस। एक प्राकृतिक गणित गणित नहीं हो सकती, विज्ञान विज्ञान नहीं हो सकता यदि उसके स्वरूप गणितीय नहीं हो। इसको थोड़ा सा नेगेटिव अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज कर दीजिएगा कि एक प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान नहीं हो सकता यदि उसका स्वरूप गणितीय नहीं है। यह कह रहा है कि एक प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है जब तक उसका स्वरूप गणितीय है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? एक प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान नहीं हो सकता यदि उसका स्वरूप गणितीय नहीं है। ए नेचुरल साइंस कांट बी ए साइंस। कांट कहते हैं कि नेचुरल साइंस कांट बी ए साइंस विदाउट मैथ्स। ठीक है। अगली परिभाषा में हम देखते हैं पियर्स महोदय। पियर्स नाम से है, नाम में ही सब कुछ है। यहां बोलते हैं पियर्स की गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो जब परिभाषा में आपके निष्कर्ष आ गया तो किसकी परिभाषा होगी? पियर्स महोदय की। आवश्यक निष्कर्ष निकालने की बात कौन कर रहा है? पियर्स। ओके। बर्थलाट एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने वैज्ञानिक शोध की बात की है। तो बर्थलाट की परिभाषा के अंदर आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो है वैज्ञानिक शोध। परिभाषा में एक एक शब्द सिर्फ हमें पकड़ने हैं, उसी के आधार पर आपका सारा हो जाएगा।
उसके बाद में हम देखते हैं परिभाषा, हार्वर्ड कमेटी की परिभाषा सामान्य सी है, गणित को अमूर्त स्वरूपों के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि हार्वर्ड कमेटी ने कहा है कि ये अमूर्त स्वरूपों का विज्ञान है। ठीक। बेल, बेल क्या कहते हैं, बेल जो है वो बहुत काम करता है और बहुत काम करवाया जाता है उससे, आपने देखा होगा, नौकर की तरह लगा रहता है। तो इन्होंने अपनी परिभाषा में कह दिया कि गणित विज्ञान का नौकर है, क्योंकि मैं भी नौकर, मुझे भी नौकर की तरह काम लिया जाता है। तो गणित विज्ञान का नौकर है, ये परिभाषा किसने दी है, बेल ने दी है। अरस्तु की परिभाषा को हम आगे रिलेट करके पढ़ेंगे, यहां आप इतना से ध्यान रखें, अरस्तु ने गणित को मात्रा का विज्ञान कहा है। किसका विज्ञान कहा है, मात्रा का विज्ञान। ओके। एक रोजर बेकन थे, रोजर बेकन महोदय, इनके बारे में एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको बताता हूं। रोजर बेकन एक इनको अमेजिंग डॉक्टर कहा जाता था, अमेजिंग डॉक्टर। और ये अमेजिंग डॉक्टर इनको इसलिए कहा जाता था कि ये ऐसे व्यक्ति थे जो ये कहते थे कि मैं किसी भी चीज की खोज कभी भी कर सकता हूं, यानी कि मेरे से बड़ा विद्वान कोई नहीं है। इन्होंने बारूद की खोज की थी। ये कहते थे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं किसी भी चीज की खोज कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास अनुभव है, मेरे पास तर्क है और मेरे पास अवसर है कोई भी काम करने का। यदि मुझे अवसर मिला तो मैं तर्क के माध्यम से अपने अनुभवों के द्वारा किसी भी चीज की खोज कर सकता हूं। यह बेकन साहब का कहना था। बेकन साहब ने सोचा कि ठीक है, मैं अब बहुत हो गए, बारूद की खोज खूब कर ली, एक सूक्ष्मदर्शी की खोज करते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी की खोज करने के लिए जब ये निकले, इन्होंने काम करना शुरू किया और अंत में ये सूक्ष्मदर्शी की खोज करने में नाकाम रहे। पहली बार बेकन साहब फेल हो गए। तो बेकन साहब को लगा कि मैं फेल क्यों हुआ, तो वहां पे इनको वो गणितीय क्रियाएं नहीं आ रही थी जो एक सूक्ष्मदर्शी की खोज के लिए जरूरी थी। तो उन्होंने उसी समय एक परिभाषा दी, उन्होंने उसी समय एक बात कही कि जब तक आपको गणित नहीं आती तब तक आप विज्ञान में कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि विज्ञान का द्वार और कुंजी कौन है, गणित है। गणित ही विज्ञान का द्वार व कुंजी है। बिना गणित के आप विज्ञान में आगे बढ़ ही नहीं सकते। मुझे गणित नहीं आती थी, मैं बहुत उछलता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, और मेरे से एक सूक्ष्मदर्शी की, छोटे से सूक्ष्मदर्शी की खोज नहीं हो पाई। तो इन्होंने यहां पे एक परिभाषा दी कि गणित ही विज्ञान की द्वार और कुंजी है। ठीक है, चलिए अगले हैं कार्ल फ्रेडरिक गोस। इनके बारे में एक बड़ी रोचक कहानी है। फ्रेडरिक गोस साहब का क्या कहना है। फ्रेडरिक गोस साहब, देखिए इनके बारे में एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको, यहां आगे भी आपके काम आएगी। गोस साहब ने एक्चुअल में एक जनरलाइजेशन बता देता हूं मैं, जनरलाइजेशन होता क्या है। पिछली एक क्लास में हालांकि बता रखा है, फिर भी बता देता हूं, बहुत टाइम हो गया होगा। गोस साहब एक स्कूल में पढ़ा करते थे जब वो छोटे थे। तो 5वीं क्लास में, जब वो चौथी 5वीं क्लास की बात है, उस स्कूल में मैथ्स का टीचर जो है वो पढ़ाते नहीं थे बच्चों को। तो फ्रेडरिक गोस और सभी बच्चे जाके उनको कहते हैं कि सर हमें पढ़ाओ, ये काम चलेगा नहीं ऐसे। तो टीचर ने सोचा बच्चे बड़े परेशान करते हैं, इनको ऐसा प्रश्न देते हैं जिसको करते करते इनको कम से कम आधा एक घंटा लगेगा। फिर इसी प्रकार का मैं दूसरा तीसरा चौथा प्रश्न देता रहूंगा, बच्चे करते रहेंगे, मैं मौज करता रहूंगा। विचार अच्छा था उनका। उन्होंने प्रश्न दिया, ये काम करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 99 + 100 बराबर कितने होंगे। अब वो आराम से सो गए जाके कि ठीक है, जब तक बच्चे करके लाएंगे तब तक रेस्ट कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता था कि उनकी क्लास में कार्ल फ्रेडरिक गोस बैठा है। गोस साहब आए, गोस साहब ने इस प्रश्न को देखा, देखते उन्होंने विचार किया कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, बहुत लंबा प्रश्न है, उल्टा कर देते हैं इसको। 100 + 99 + 98 + 97 + 2 + 1 बराबर, इसको ऊपर वाले को भी n नाम दे दिया, नीचे वाले को भी n नाम दे दिया। अब देखिए 100 और 1 101 होते हैं, 99 और 2 101 होते हैं, 98 3 101। इस प्रकार से यदि सभी को जोड़ेंगे तो हमेशा 101 ही आएगा, और n हो गया 2n। यहां पे 101 कितनी बार आया, 100 बार,
तो 101 गुणा 100 बराबर 2n, n बराबर उनका आंसर आ गया 101 गुणा 100 बटा 2। 1-2 मिनट नहीं लगे, 2 मिनट में गौस साहब ने उस प्रश्न का उत्तर निकाला और गुरुजी को जगा दिया कि सर ये देखो आंसर आ गया मेरा। गुरुजी ने देखा, अचंभित हो गए, बोले ये कैसे हो गया? आपने तो मेरे पूरी की पूरी जो मेरा उम्मीद है उस पर पानी फेर दिया। मैं तो ये सोच रहा था कि यार मैं ऐसे 2-3 प्रश्न आपको देता रहूंगा, आप करते रहोगे, मैं सोता रहूंगा। ऐसे कैसे कर सकते हो? तुरंत उसने देखा और कहा कि बेटा तुमने तो एक नए सूत्र की खोज कर दी, 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं के योग का n इंटू n प्लस 1 बटा 2 इस नए सूत्र की व्युत्पत्ति कर दी। तुम तो महान व्यक्ति हो, तुम तो गणित के राजकुमार हो। तो वहां से गौस साहब ने बोला ठीक है, मैं गणित का राजकुमार हूं, गणित मेरी रानी है। वहीं से उन्होंने एक परिभाषा दी कि गणित विज्ञान की रानी है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस की परिभाषा है गणित विज्ञान की रानी है। ठीक है, ये कहानी पूरी बताता हूं। फिर यहां से एक चीज और समझेंगे हम, फिर आगे काम आएगा। यहां उनके जो आपके अध्यापक थे, मैथ्स के टीचर, उनकी इच्छा थी कि मैं एक बार 1 से लेकर 100 तक बच्चों से प्रश्न पूछूंगा। 1 से लेकर 100 तक मैंने पूछ लिया, अगली बार मैं आएंगे तो 1 से लेकर 150 तक पूछूंगा, फिर 1 से लेकर 300 तक पूछूंगा, फिर 1 से लेकर 400 तक पूछूंगा। हर एक बार उनको करने में आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, क्योंकि इन प्रश्नों को प्रत्येक व्यक्ति अपने एक विशिष्ट तरीके से हल करेगा। यदि यहाँ पे जब तक सूत्र नहीं था तब तक कोई 1+2 गिनती करके कर रहा है, कोई कैसे ही कर रहा है। इस प्रश्न को हल करने का अपना एक कौन सा तरीका था? विशिष्ट तरीका था। इसको हल करने का भी अपना कैसा तरीका था? विशिष्ट तरीका था। उस विशिष्ट तरीके से वो सभी बच्चे प्रश्नों को हल कर रहे थे। फिर 1 से लेकर 300 तक करना है, उसको भी एक अलग तरीके, विशिष्ट तरीके से ही हल करना पड़ेगा। तो हर एक प्रश्न को हल करने का अपना अपना एक विशिष्ट तरीका था। लेकिन जब ये प्रश्न फ्रेडरिक गॉस साहब के सामने आया तो उन्होंने इसका एक नया सूत्र बना दिया। अब इस प्रकार के किसी भी प्रश्न को हल करने का एक सामान्य तरीका ढूंढ निकाला, एक जनरल फॉर्मूला ढूंढ निकाला। पहले ऐसे कितने भी प्रकार के अलग अलग प्रश्न आते, उन सब प्रश्नों को हल करने का अपना एक विशेष तरीका होता था। लेकिन अब 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं के योग का कोई भी प्रश्न आ जाए, उन सभी प्रश्नों को हल करने का एक सामान्य तरीका है n इंटू n प्लस 1 बटा 2। इसे कहते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसलिए गणित जो है हमेशा कैसे चलती है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट जो है वो होता है आपका उदाहरण, और सामान्य का मतलब होता है नियम। उदाहरणों से हम नियम का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार से यदि कोई नियम या सूत्र का आप निर्माण करते हैं उसे ही बोला जाता है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। पहले विशिष्टीकरण था, हर एक प्रश्न को हल करने का अलग तरीका। अब सभी प्रश्नों को हल करने का एक सामान्य तरीका, यानी कि क्या हो गया? सामान्यीकरण हो गया, जनरलाइजेशन हो गया। तो इतना बड़ा काम किया था फ्रेडरिक गॉस साहब ने। हम आगे पढ़ेंगे जनरलाइजेशन के बारे में, पहले परिभाषाओं में फिर से आ जाते हैं। तो फ्रेडरिक गॉस को इसी वजह से उन्होंने परिभाषा दे दी कि गणित विज्ञान की रानी है, गणित विज्ञान की रानी है। ओके, एक गणेश देवज्ञ भारतीय व्यक्ति, जैसा उनका नाम उसी प्रकार की परिभाषा, जो परिकलन करता है, जो गिनता है वह गणित है, तथा वह विज्ञान जो इसका आधार है वह भी गणित कहलाता है। यानी गिनना ही गणित है। ये गणित कौन बोले हैं? गणेश देवज्ञ। एक परिभाषा और है जो इसमें आई नहीं है, अलग से देख लेते हैं। एक कामटे और है। कामटे साहब ने परिभाषा दी थी कि ये यदि हम कोई भवन बनाएंगे और उस भवन की नींव जो है उसमें यदि गणित नहीं है, नींव में यदि गणित नहीं है, यानी कि हम यदि किसी बच्चे को वैज्ञानिक शिक्षा देंगे और वैज्ञानिक शिक्षा देते समय हमने उसको गणित का ज्ञान उसके शुरुआत के चरण में नहीं दिया, तो ये दी गई वैज्ञानिक शिक्षा अवश्य ही दोषपूर्ण शिक्षा हो गई।
यानी कि गणित के ज्ञान के बिना विज्ञान की दी गई कोई भी शिक्षा दोषपूर्ण होगी। यदि आपको वैज्ञानिक शिक्षा देनी है तो उसकी नींव में गणित होना जरूरी है। यदि शिक्षा की नींव गणित के द्वारा तैयार नहीं की गई है तो ऐसी वैज्ञानिक शिक्षा अवश्य ही दोषपूर्ण शिक्षा होगी। ये परिभाषा दी थी काम्टे ने। ठीक है, ये गणित के विज्ञान को लेकर कुछ परिभाषाएं हैं, याद करना है हमें, सिंपल सी बात है, 10-11 परिभाषाएं हैं, बहुत ज्यादा कुछ है भी नहीं। एक बार रिवीजन करते हैं। ऑक्सफोर्ड की सिंपल परिभाषा होगी, गणित मापन मात्रा परिमाण का विज्ञान है। यंग साहब ने कहा पूरी भौतिक सभ्यता भंग हो जाएगी यदि हमने उस आधार स्तंभ को निकाल लिया, यानी कि भौतिक सभ्यता नष्ट हो जाएगी यदि गणित नामक स्तंभ को हमने निकाला। कांट कहते हैं नेचुरल साइंस कांट बी साइंस विदाउट मैथ्स। एक प्राकृतिक विज्ञान तब तक ही विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप गणितीय है। उसके बाद में आए थे आपके पियर्स महोदय, आवश्यक निष्कर्ष निकालते हैं। बर्थलाट साहब वैज्ञानिक शोध की बात करते हैं। हार्वर्ड कमेटी अमूर्त स्वरूप के विज्ञान की बात करता है और बेल कहता है कि गणित विज्ञान का नौकर है। अरस्तु साहब गणित को मात्राओं का विज्ञान कहते हैं। रॉजर बेकन साहब ने कहा क्योंकि वो फेल हो गए थे, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं कर पाए, तो उनका मानना है कि गणित जब तक नहीं आ रही तब तक विज्ञान में कुछ नहीं कर सकते, गणित ही विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। कार्ल फ्रेडरिक गोस ने गणित को विज्ञान की रानी कहा और गणेश देवज्ञ ने कहा कि गणित वही है जो परिकलन करता है, गिनना ही गणित है। काम्टे साहब का कहना है कि ऐसी शिक्षा अवश्य ही दोषपूर्ण शिक्षा होगी जिसका आधार या जिसकी नींव में गणित नहीं है। ये गणित की विज्ञान को लेकर कुछ परिभाषाएं हुई। ठीक है, अब आगे देखते हैं तर्क व चिंतन से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं। गणित को चिंतन के रूप में किसने माना है, तर्क के रूप में किसने माना है? तो तर्क को लेकर परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा आइंस्टीन साहब, आइंस्टीन E = mc²। वो वैसे ऐसे सोचते रहते थे, विचार बहुत ज्यादा करते थे, चिंतन खुद ज्यादा करते थे, ऐसे करते करते देखते सोचते थे कि क्या है। तो उन्होंने परिभाषा दी है कि गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र तथा सत्य के अनुरूप है। यानी कि गणित में अनुभव काम नहीं करते हैं, बाकी सब जगह कर जाएंगे। गणित में विचार काम करता है, चिंतन काम करता है। मैंने भी बहुत सोचा तब जाके चीजें हुई है। तो गणित क्या है? गणित चिंतन का प्रतिफल है, ये अनुभवों से परे है। अनुभव का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। जो वो बोलते थे कि मेरे को बहुत अनुभव है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बोलते थे ना रॉजर बेकन साहब, फिर उन्होंने वो सूक्ष्मदर्शी की खोज नहीं कर पाई, यानी कि चिंतन तरीके से कर नहीं पाए क्योंकि गणित सही से उनको नहीं आती थी। तो इनका मानना है कि गणित सत्य के अनुरूप है, ये अनुभव से परे है, ये चिंतन का प्रतिफल है। ठीक है, एक कोरेंट एंड रॉबिन्स, ये दो साथी थे, एक ही रूम में रहते थे, आपस में गणित को लेकर बहुत चर्चा करते थे। तो ये कहते थे कि गणित क्या है, ये कहता था देखो गणित ऐसा है, दूसरा कहता था नहीं नहीं गणित ये है। तो उनके मन में बहुत सी बातें आती थी और वो आपस में उसको शेयर करते थे। फिर कहा कि हम एक किताब लिख देते हैं, जो हमारे मन में आ रही है उसी को गणित के रूप में लिख देते हैं। तो इन्होंने एक पुस्तक लिख दी, व्हाट इज मैथमेटिक्स। उस पुस्तक का नाम था व्हाट इज मैथमेटिक्स, और जो इनकी मन की अभिव्यक्ति थी वो उस पुस्तक में इन दोनों ने लिखी। गणित मानव मन की एक अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा? कोरेंट एंड रॉबिन्स ने। इन्होंने कहा कि जो सक्रिय इच्छा, चिंतन, तर्क एवं सौंदर्यात्मक पूर्णता हेतु इच्छा को प्रतिबिंबित करता है। अब देखो मूल चीजें इसके परिभाषा में मूल बात है। इनका कहना है कि गणित के मूल तत्व तर्क व अंतर्ज्ञान है। दो बात बोलते हैं क्योंकि इनका कहना है जो मन में आ रहा है वही गणित है और कुछ नहीं है। मेरे मन में ये आ रहा है कि गणित तर्क है, यानी कि लॉजिक से काम करता है। दूसरा कहता है, रॉबिन्स कहता है नहीं नहीं कोरेंट, ऐसा नहीं है, गणित तो इंट्यूशंस है, जो मन में से अचानक आत्मा की आवाज है गणित, और कुछ नहीं है। चिंतन में क्या हुआ है? गणित तो आत्मा की आवाज है। तो ये कहता है तर्क है, दूसरा उसका विरोध कर रहा है नहीं भाई अंतर्ज्ञान है, मेरा मन ये कह रहा है। एक कहता है कि गणित विश्लेषण है, गणित कोई 2-3 चीजों के आपस में हम विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब वो गणित निकल के सामने आती है। दूसरा कहता है नहीं गणित तो नए तरीके से सृजित होती है, गणित सृजन है, संश्लेषण है। एनालिसिस बोलता है, दूसरा बोलता है नहीं कंस्ट्रक्शन है। एक कहता है गणित जनरलाइजेशन है, सामान्यीकरण है, विशिष्टीकरण नहीं, इसमें किसी व्यक्ति का प्रभाव इसमें नहीं चलता है। तो एक गणित को जनरलाइजेशन बोलता है, दूसरा कहता है नहीं ये तो व्यक्तिनिष्ठ है, ये तो विशिष्ट है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग है। आप गलत बात बोल रहे हैं। यानी कि एक जनरलिटी की बात करता है, दूसरा इंडिविजुअलिटी की बात करता है। तो दोनों ने कहा कि गणित मन की अभिव्यक्ति है।
एक ने कहा तेरे मन क्या कह रहा है, तो उसने कहा मेरा मन कहता है कि गणित तर्क है, दूसरा कहता है मेरा मन कहता है गणित अंतर्ज्ञान है। एक कहता है विश्लेषण है, दूसरा कहता है सृजन है। एक कहता है सामान्यीकरण है, तो दूसरा कहता है नहीं व्यक्तिनिष्ठ है। गणित कुछ नहीं है, गणित मन की अभिव्यक्ति है। और उसको लेके उन्होंने पुस्तक लिखी व्हाट इज मैथमेटिक्स। कोरेंट एंड रॉबिन्स, ये दो बड़े सच्चे दोस्त थे। चलिए उसके बाद में एक बर्ट्रैंड रसेल साहब आए, और रसेल साहब जो है, आंद्रे रसेल, ऐसे लगते हैं उनके कोई पूर्वज वगैरह होंगे। तो इनको क्रिकेट वाली बातें पसंद आती थी कि आंद्रे रसेल आपको पता होगा बहुत अलग किस्म का प्लेयर है। उसको पता ही नहीं रहता है कहाँ मार रहा है, किधर मार रहा है, किधर बॉल जा रही है। बहुत इधर उधर छक्के चौके लगाता ही रहता है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता मैं कहाँ मार रहा हूँ, बॉल कहाँ जा रही है, लेकिन मैं तो बस मारता हूँ। यही इन्होंने परिभाषा में लिख दिया कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम जानते ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। नहीं हमें यह पता होता है कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य भी है या नहीं है। यानी कि मुझे ये भी नहीं पता कि जो मैं मार रहा हूँ वो बाहर जाएगी या अंदर गिरेगी, कैच होगा, छक्का जाएगा। ये आंद्रे रसेल साहब के पूर्वज बर्ट्रैंड रसेल साहब ने परिभाषा दी। इन्होंने कहा गणित प्रतीकात्मक तर्क है, क्योंकि मुझे प्रतीकों की भाषा समझ में आती है। मुझे सिंगल डबल में मजा नहीं आता, चौके छक्कों के जो प्रतीक है सिर्फ उसी से मुझे समझ में आता है। तो ये बर्ट्रैंड रसेल, गणित एक ऐसा जिसमें हम जानते ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं, और गणित एक प्रतीकात्मक तर्क है, ये परिभाषा किसने दी? बर्ट्रैंड रसेल ने। हर एक परिभाषा में कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। लोक साहब, देखिए लोक साहब की परिभाषा में इन्होंने कहा कि बच्चा यदि है, उसका मस्तिष्क, यदि आप उसको उसमें आप तर्क करने की आदत पैदा नहीं करोगे तो उसका दिमाग है वो एकदम लॉक हो जाएगा। और बच्चे के दिमाग का लॉक यदि खोलना है तो उसमें तर्क करने की आदत पैदा करनी होगी, और तर्क करने की आदत केवल गणित के माध्यम से की जा सकती है। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में तर्क करने की आदत विकसित की जा सकती है। यानी कि बच्चों के दिमाग का लॉक यदि खोलना है तो उनको गणित सिखाना होगा, क्योंकि गणित ही बच्चों में तर्क करने की आदत विकसित कर सकती है। ये परिभाषा किसने दी है? लोक साहब ने। फिर आए डटन साहब। डटन साहब कहते हैं कि वही डटकर इस दुनिया में रहा है जिसको गणित का ज्ञान रहा है। गणित का ज्ञान है तो वो कहीं पे भी खड़ा होकर कुछ भी बोलने में समर्थ है, क्योंकि वो सत्य बोलता है। और जिसको गणित का ज्ञान है वही सही सच्चा है, बाकी सब झूठे आडंबर है। तो डटकर वही खड़ा है जिसको गणित का ज्ञान है। ये डटन साहब गणित के तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा बोलने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि एक व्यक्ति तर्क सम्मत विचार कर सकता है, यथार्थ कथन कह सकता है और सही रूप से बोल सकता है यदि उसको गणित की का ज्ञान है। व्यर्थ की गप्पे, आडंबर, धोखा, छल व कपट सब कुछ उस झूठे मन के चिन्ह हैं जिसको गणित का ज्ञान नहीं है। ये आडंबर, धोखा, छल, कपट, ये सब उसका है जिसको गणित का ज्ञान नहीं है। गणित का ज्ञान जिसको है वो सबके सामने खड़ा होकर यथार्थ कथन कहने की शक्ति रखता है। वो वहीं डटे रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो ये कुछ परिभाषाएं हुई आपके लॉजिक को लेकर, तर्क को लेकर। एक बार फिर देखते हैं, 5 परिभाषाएं हैं। आइंस्टीन साहब कहते हैं गणित क्या है? मानव मन का प्रतिफल है, मानव चिंतन का प्रतिफल है। ये अनुभव से परे हैं, सत्य के अनुरूप है। उसके बाद में कोरेंट एंड रॉबिन्स, 2 साथी, उन्होंने पुस्तक लिखी व्हाट इज मैथमेटिक्स। एक कहता है मन की अभिव्यक्ति है, दोनों कहते हैं। एक कहता है तर्क है, दूसरा अंतर्ज्ञान। एक विश्लेषण, दूसरा संश्लेषण। एक सामान्यीकरण, दूसरा व्यक्तिनिष्ठ बोलता है। फिर आपके आए इसमें बर्ट्रैंड रसेल साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि बॉल कहाँ जा रही है। यानी कि जो गणित है ऐसा जो हम जानते ही नहीं है। गणित एक ऐसा विषय जिसमें हम जानते ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं, और नहीं हमें पता है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। गणित एक प्रतीकात्मक तर्क है। ये परिभाषा किसने दी? बर्ट्रैंड रसेल ने। फिर लोक साहब ने कहा कि बच्चों के मन में यदि तर्क करने की आदत विकसित करनी है तो उसको गणित का ज्ञान जरूरी है। लोक बच्चों का तभी खुलेगा दिमाग का यदि वो तर्क करने की आदत विकसित कर पाएंगे। डटन साहब कहते हैं कि इस दुनिया में वही डटा है, वही यथार्थ कथन उसी ने कहा है, सत्य कथन बोलने की शक्ति उसी को मिली है जिसको गणित का ज्ञान है। धोखे, आडंबर, ये सब चीजें झूठे उस मन के चिन्ह हैं जिसको गणित का ज्ञान नहीं है। ये परिभाषाएं हमें गणित को लेकर तार्किक चिंतन, तर्क पर आधारित कुछ परिभाषाएं हैं। फिर हम देखते हैं भाषा पर आधारित कुछ परिभाषाएं। ये गलत छपा है, यहाँ पे आइंस्टीन नहीं है, जे बिलियर्ड गिब्स। क्रिकेटर बहुत आ रहे हैं, हर्सले गिब्स आ गए इस बार।
इससे पहले आंद्रे रसेल आ गए थे। जे बिलियर्ड गिब्स, गिब्स कहते हैं गणित एक भाषा है। मुझे तो क्रिकेट की भाषा समझ आती है, लेकिन गणित भी अपने आप में एक क्या है, भाषा है। ये बात बोली जे बिलियर्ड गिब्स ने। ओके, गैलीलियो को सोचते ही आपके दिमाग में ब्रह्मांड की बात आती होगी कि ब्रह्मांड के बारे में चर्चा करते हैं गैलीलियो। तो गैलीलियो ने यह देखा कि भगवान ने जब इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना की है, वो तभी वो कर पाया है जब उसको गणित का ज्ञान था। भगवान बिना गणित के इस इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना नहीं कर पाया होगा, क्योंकि भगवान गणित की भाषा जानता था, इसलिए उसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यानी कि जो परमेश्वर हैं, भगवान है, वो गणित की भाषा जानते हैं। ठीक है, गैलीलियो साहब। लिंडसे नाम में लैंग्वेज लिखा हुआ है। लिंडसे साहब कहते हैं कि गणित सबसे अच्छी लैंग्वेज है, सर्वोत्कृष्ट लैंग्वेज, इससे बढ़िया कोई लैंग्वेज है नहीं। यह परिभाषा दे रहे हैं लिंडसे। गणित भौतिक विज्ञानों की भाषा है और निश्चय ही मानव मस्तिष्क में उत्पन्न इससे उत्तम कोई भाषा नहीं है। सर्वोत्कृष्ट भाषा गणित है, सर्वोत्कृष्ट लैंग्वेज गणित है। यह परिभाषा दी है लिंडसे ने। तो तीन परिभाषाएं लैंग्वेज से संबंधित। जे बिलियर्ड गिब्स कहते हैं गणित एक भाषा है। गैलीलियो कहते हैं कि भगवान ने गणित के द्वारा ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, भगवान गणित की भाषा जानता है। और लिंडसे कहते हैं कि गणित से बड़ी कोई लैंग्वेज नहीं है, सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छी लैंग्वेज गणित है। ठीक है, ये होगी आपकी भाषा पर आधारित कुछ परिभाषाएं। एक मानसिक शक्ति पर आधारित परिभाषाएं। इसमें देखो, प्लेटो साहब की परिभाषा हम सबसे पहले पढ़ते हैं। प्लेटो साहब क्या कहते हैं प्लेटो के बारे में? प्लेटो एक दार्शनिक थे और उन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया था यूनानी दार्शनिक एथेंस में। यूनान में एक परंपरा थी कि वहां पे उच्च कुलीन के वर्ग ही शिक्षा ले सकते थे। प्लेटो साहब अकादमस एक योद्धा हुआ करते थे, उन्हीं के वंश के थे। तो उनको भी वहां पे एक जमीन का टुकड़ा मिला वहां अकादमस में, कि उनको साम्राज्य का कुछ पार्ट मिला। तो वो उन्होंने देखा कि मैं यहाँ पे एक अच्छी सी स्कूल खोलूंगा जिसमें सबको शिक्षा दी जा सके। एक बार वो घूमने के लिए गए, तो जब वो घूमने के लिए गए तो वहां उनको पाइथागोरस के शिष्य मिल गए। पाइथागोरस के शिष्यों के साथ उनकी विचार विमर्श हुआ। तो उन्होंने ज्यामिति की बात की, गणित की चर्चा की, प्लेटो ने न्याय की बात की। इस चर्चा में प्लेटो को ये समझ में आया कि न्याय वाली बात तो ठीक है, लेकिन ये जो गणित का ज्ञान है ये तो बड़ा अद्भुत है। ये गणित का ज्ञान यदि मुझे नहीं होता आज यहाँ पे, तो मेरा जीवन तो ऐसे ही नीरस हो जाता। वापिस आए और उन्होंने वो जो स्कूल, जो सबके लिए, हर एक प्रकार का वर्ग का बच्चा उस स्कूल में आ सके, उसके लिए वहीं पे एक जगह थी, एकेडमी नाम से उन्होंने एक स्कूल खोली। ये जो एकेडमी आपके चलती है वो प्लेटो द्वारा स्थापित वही स्कूल है। तो उस स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगाया उन्होंने, और बोर्ड पर उन्होंने ये नहीं लिखा कि इसका शिलान्यास फलाना मंत्री जी ने किया है। बोर्ड पर उन्होंने स्पष्ट लिखा कि इस विद्यालय में प्रवेश के लिए ज्यामिति या गणित का ज्ञान अनिवार्य है, क्योंकि उनका यह मानना था कि जिसको गणित का ज्ञान नहीं है, जिसको ज्यामिति का ज्ञान नहीं है, उसकी आत्मा मर चुकी है, और मरी हुई आत्मा को शिक्षा देने का कोई फायदा नहीं है। वहां अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। गुरु और चेले में एक समय बाद में आपस में ठन गई, बनती नहीं थी। तो उधर से वो अरस्तु निकले, उन्होंने देखा कि गुरुजी ने एक स्कूल खोला है, बाहर लिखा कि जिसको गणित का ज्ञान नहीं है वो नहीं आ सकता। अरस्तु को भी थोड़ा कम था, तो उनको लगा कि क्या फालतू की बात कर रहा है, बूढ़ा सटिया गया है। उन्होंने कहा कि ये सब फालतू की बात है, गणित कुछ नहीं है, गणित केवल मात्राओं का विज्ञान है। तो इनके शिष्य अरस्तु ने क्या कहा, गणित केवल मात्रा का विज्ञान है। इतनी बड़ी बात बोलने की जरूरत नहीं है कि गणित का ज्ञान नहीं है वो और कुछ नहीं कर सकता। गणित कुछ नहीं है, गणित केवल मात्रा का विज्ञान है, ये बात बोली अरस्तु ने। तो प्लेटो साहब ने इस स्कूल में कहा कि वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जिसको गणित का ज्ञान है। ये परिभाषा पूछी जाती है। यानी कि उनका कहना है कि गणित मरी हुई आत्मा में चेतना जागृत करती है, और यदि आपके अंदर गणित नहीं है, इसका मतलब मेरा यह मानना है कि आपकी आत्मा मर चुकी है, और मरी हुई आत्मा को शिक्षा देने का कोई फायदा नहीं है। तो प्लेटो साहब
ने कहा, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा सुसुप्त आत्मा में चेतना और नवीन जागृति उत्पन्न करता है। मरी हुई आत्मा में चेतना जागृति उत्पन्न करता है गणित। उन्होंने कहा कि जो इस विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकता जिसको ज्यामिति या गणित का ज्ञान नहीं है। ये लाइन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। ओके, एक आए थे प्रोफेसर सुलझी भी बात करते हैं कि कोई भी समस्या सुलझानी है तो गणित आनी चाहिए। मानसिक शक्ति तब तक विकसित नहीं होगी जब तक गणित आपको नहीं आ सकती, और गणित के बिना कोई समस्या नहीं सुलझा सकते। गणित की शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है और गणित के तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद ही आता है। यदि आपकी मानसिक शक्तियां कमजोर है तो कोई समस्या नहीं सुलझा सकते, और मानसिक शक्तियों को विकसित करना है तो सुलझे से आपका कहना है कि गणित आना आपको जरूरी है। दो परिभाषाएं, एक परिभाषा इसमें और आई, ये हल्स नहीं है, ये हब्स है। वैसे आप हल्स से भी कर सकते हो, याद हो जाएगा। हब्स के अनुसार गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण और तीव्र बनाने में वही काम करता है जो एक औजार को तीक्ष्ण बनाने के लिए काम करता है एक पत्थर। यानी किसी पत्थर के द्वारा जो औजार को तीक्ष्ण किया जाता है, तो औजार तीक्ष्ण होगा तभी वो काम करेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। वो धारदार होगा तो वो अपने उपयोग में आएगा। वैसे ही गणित के आपका मस्तिष्क काम नहीं कर पाएगा यदि आपको गणित नहीं आती, क्योंकि गणित से आपका मस्तिष्क तेज होगा, बाकी चीजों में चलेगा। तो हल्स ने औजार की बात कही है। हल भी अपने आप में एक औजार है, और इसको यदि तेज करना है तो पत्थर से इसकी घिसाई करनी पड़ेगी। गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण और तीव्र बनाने में वही काम करता है जो औजार को तीक्ष्ण और तीव्र बनाने में एक पत्थर काम करता है। ये परिभाषा दी थी हल्स महोदय ने। तो ये आपकी परिभाषाएं हो गई मानसिक शक्ति के आधार पर। प्लेटो साहब कहते हैं मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का कार्य करता है गणित। गणित के जो ज्ञान है वो सुसुप्त आत्मा में चेतना की जागृति करता है। जिसको गणित का ज्ञान नहीं है वो मेरे विद्यालय में नहीं आएगा। सुलझे साहब कहते हैं कि गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करता है जिससे किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है। और हर्ब्स महोदय कहते हैं गणित उस पत्थर की तरह है जो औजार को तीक्ष्ण करता है। हमारे मस्तिष्क को भी वैसे ही तीक्ष्ण करने में गणित उपयोगी है। ये तीन परिभाषाएं मानसिक शक्ति से संबंधित होगी। अगली कुछ महत्वपूर्ण अन्य परिभाषाओं में हॉगबेन कहते हैं कि यदि आपको अपनी संस्कृति और सभ्यता को बहुत ज्यादा विकसित करना है, यदि आपकी संस्कृति व सभ्यता को दुनिया की सबसे बढ़िया संस्कृति और सभ्यता करना है तो गणित के ऊपर से बेन हटाना होगा, यानी कि नो बेन होना चाहिए। गणित पर नो बेन होना चाहिए, ये बात बोली है हॉगबेन ने। तो हॉगबेन साहब कहते हैं गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। सभ्यता संस्कृति तभी फलेगी बढ़ेगी जब गणित नामक दर्पण आपकी उस सभ्यता संस्कृति में हमेशा रहेगा। नेपोलियन एक बड़े राजा थे और राजा हमेशा राज्य की बात करते हैं, तो इन्होंने कहा गणित की उन्नति ही राष्ट्र की उन्नति है। राष्ट्र की उन्नति तभी होगी जब गणित की उन्नति होगी। ये परिभाषा दी थी नेपोलियन ने। और एक अंतिम परिभाषा और है मार्शल एच स्टोन के अनुसार गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया गया है। तो अमूर्त और मूर्त की बात दो ही लोग करते हैं। एक हॉवर्ड कमेटी ने वहां पे गणित का स्वरूप अमूर्त बताया था, और एक अंत में मार्शल एच स्टोन ने अमूर्तता की बात गणित में यहाँ पे की है। तो ये गणित को लेकर आपके लगभग 20-25 के करीब परिभाषाएं होंगी, और इन परिभाषाओं को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। एक बार सभी परिभाषाओं को हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनको सीधा कनेक्ट करना है और परिभाषाएं आपको याद हो जाएगी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार गणित मापन, मात्रा, परिमाण का विज्ञान है। यंग साहब कहते हैं कि गणित उस स्तंभ की तरह है, वो स्तंभ है जिसके ऊपर पूरी भौतिक सभ्यता टिकी हुई है। यदि उसको हमने हटा लिया, भंग कर दिया उस स्तंभ को, तो पूरी सभ्यता आपकी नष्ट हो जाएगी। कांट कहते हैं कि नेचुरल साइंस कांट बी साइंस विदाउट मैथ्स। एक वैज्ञानिक प्राकृतिक विज्ञान तब तक ही विज्ञान है जब तक उसका स्वरूप गणितीय है। फिर आपके आए पीएस महोदय आवश्यक निष्कर्ष निकालते हैं। बर्टलाट वैज्ञानिक शोध की बात करते हैं। हार्वर्ड कमेटी गणित के अमूर्त स्वरूप की बात करते हैं। बेल साहब कहते हैं कि गणित विज्ञान का नौकर है। अरस्तु गणित को केवल मात्राओं का विज्ञान बताते हैं। और रोजर बेकन साहब एक अमेजिंग डॉक्टर, उन्होंने कहा कि गणित के बिना किसी भी प्रकार के विज्ञान का द्वार नहीं खोल सकते, क्योंकि गणित ही विज्ञान का द्वार और कुंजी है। कार्ल फ्रेडरिक गोस गणित को विज्ञान की रानी बताते हैं,
और एक कामटे साहब कहते हैं कि ऐसी शिक्षा दोषपूर्ण शिक्षा होगी जिसकी आधार या जिसकी नींव में गणित नहीं हो। गणेश देवज्ञ गणित को गणित परिकलन करता है वही गणित है, ये परिभाषा दी थी। फिर हमने देखा कुछ तर्क और चिंतन पर आधारित परिभाषाएं, जिसमें आइंस्टीन कहते हैं कि गणित मानव चिंतन का प्रतिफल है। कोरेंट और रॉबिन्स ने पुस्तक दी थी व्हाट इज मैथमेटिक्स, जिसमें उन्होंने गणित को मानव मन की अभिव्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि गणित तर्क है, दूसरा कहता है अंतर्ज्ञान है, एक कहता है विश्लेषण है, दूसरा कहता है सृजन है, एक कहता है सामान्यीकरण है, दूसरा कहता है व्यक्तिनिष्ठता है। इसके बाद में परिभाषा हमने देखी थी मानसिक भाषा के आधार पर कुछ परिभाषाएं थी, चिंतन में कुछ परिभाषाएं और है। बर्टेड रसेल कहते हैं कि गणित प्रतीकात्मक तर्क है। लोक साहब कहते हैं कि बच्चों के दिमाग का लॉक खोलना है तो बच्चों के अंदर मन में तर्क करने की आदत विकसित करनी होगी, वो केवल गणित ही कर सकती है। डटन साहब कहते हैं वही इस दुनिया में डटा है, वही बोलने की शक्ति उसको मिली है जिसको गणित का ज्ञान है, बाकी सब धोखा आडंबर छल है। और भाषा से संबंधित 3 परिभाषाएं थी, जिसमें जे बिलियर्ड गिब्स ने गणित को एक भाषा बताया। गैलीलियो ने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने लिखा है, गणित की भाषा वह जानता है इसलिए। लिंडसे गणित को सर्वश्रेष्ठ लैंग्वेज बताते हैं। मानसिक शक्ति की परिभाषाओं में प्लेटो साहब की परिभाषा में उन्होंने कहा कि उन्होंने विद्यालय के बाहर एक बोर्ड लगाया जिसमें लिखा कि इस विद्यालय में प्रवेश केवल वही कर सकता है जिसको गणित का ज्ञान है, जिसको ज्यामिति का ज्ञान है। उन्होंने कहा कि बिना ज्यामिति के ज्ञान के, गणित के ज्ञान के आत्मा मर चुकी है और सुषुप्त आत्मा में यदि आपको चेतना जागृत करनी है तो गणित का ज्ञान देना जरूरी है। प्रोफेसर सुलजे कहते हैं मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए गणित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हब्स कहते हैं कि गणित उस पत्थर की तरह है जो औजार को तीक्ष्ण करने में काम आती है। 3 परिभाषाएं हमने और पढ़ी थी, जिसमें हॉगबेन और नेपोलियन 2 महत्वपूर्ण हैं। हॉगबेन कहते हैं गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, जबकि नेपोलियन कहते हैं गणित उनकी उन्नति में ही राष्ट्र की उन्नति है। ये गणित को लेके कुछ परिभाषाएं थी, 1-2 बार आप और याद कर लेना। और यहां से एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, आपको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि कौन किसकी बात बोल रहा है। हो सकता है 20-22 के अलावा भी आपसे कोई दूसरी परिभाषा पूछ ले, लेकिन ऑप्शंस में आप प्रश्न करते समय आपको ऑप्शंस भी ध्यान रखने हैं। ऑप्शन यदि इनमें से कोई है तो इनकी परिभाषाएं तो यही है, तो हो सकता है कोई दूसरे की परिभाषा आपसे पूछे और उसका 3 ऑप्शंस आप काटें कि उनकी तो मुझे याद है, उसकी याद नहीं है, वही हो जाएगा आंसर। ऐसे अक्सर ऐसे क्वेश्चंस हल होते हैं, हमें करने चाहिए। और बाकी अगली क्लास में अब हम गणित की प्रकृति, गणित की तार्किकता के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।